नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मेरी तरह अभय दुबे जी का भी मानना है कि ट्रंप साहब पतली गली से भागने का रास्ता देख रहे हैं। ईरान ने कह दिया है कि युद्ध तुमने शुरू किया था, खत्म हम करेंगे, हिंदी फिल्म के डायलॉग की तरह। और ईरान की मिसाइलों ने इजराइल में तबाही मचा दी है। अमेरिका डर गया है। व्हाइट हाउस के बाहर एक गाड़ी ने बैरिकेडिंग तोड़ी तो ट्रंप साहब को पसीने आ गए। अमेरिका में विद्रोह होने की स्थिति है। लाशें अगर सैनिकों की जा रही हैं, गुस्सा बढ़ रहा है। ये युद्ध अमेरिका और इजराइल के लिए तबाही लेके आया है। अभय दुबे जी का तो यहां तक मानना है, कोई भरोसा नहीं है ट्रंप साहब टाटा बाय बाय कह देंगे, भैया तुम संभालो इजराइल, हम तो चले। शानदार बातचीत है अभय द्विवेदी जी से, राजनीतिक बातचीत है। और मैंने उनसे पूछा है, एक बलात्कारी को भगवान राम के मंदिर में सिक्योरिटी के संग घुमाने का मतलब क्या है बीजेपी का? भाजपा को ऐसे लोग क्यों पसंद आते हैं जो एक अमेरिका में एपिस्टीन फाइल में छोटी छोटी बच्चियों का यौन शोषण करते हैं और बलात्कार में उम्र कैद की सजा पाकर राम मंदिर पहुंच जाते हैं? शानदार बातचीत है। आपसे बस इतना अनुरोध करूंगा कि नीचे ज्वाइन बटन लगाए, आपका मन करे तो ज्वाइन बटन को दबाइए, थोड़ी हमारी मदद कीजिए, हमें अच्छा लगेगा और मजबूती मिलेगी। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है आपका अभय दुबे जी। मेरे मित्र हैं समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया जी। जी गजब बात कही उन्होंने पार्लियामेंट में। उन्होंने कहा, सत्ता पक्ष की तरफ देखा और कहा कि हम खामेनेई साहब की शहादत का सलाम करते हैं। वो आपकी तरह सरेंडर नहीं हुए, उन्होंने शहादत दे दी। इसे कहते हैं शान के साथ मरना। दिल पे सीधा, दिल पे तीर लिया और सीधा दिल पे छोड़ दिया, जैसे विभीषण ने बताया और रामचंद्र जी ने छोड़ दिया, रावण की नाभि में लगा। ये सरेंडर शब्द से सरकार को इतना परेशानी, इतना दर्द होता है। और बात सही है, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा गाने की तर्ज पे सरकार नाच रही है। जो ट्रम्प चाह रहे हैं वो नाच रही है सरकार। ऐसे में खामेनेई साहब की शक्ल जब याद आती होगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता होगा कि एक 86 साल का व्यक्ति, उसने क्या शान के साथ अपना नाम अमर कर लिया। इतिहास के पन्नों में उसका नाम अमर हो गया। कैसे लगता होगा जब ऐसी बातें आती होंगी, सरेंडर, प्रधानमंत्री सरेंडर कर दिया, क्या दिल पे क्या बीतती होगी? भाई, राहुल गांधी का तो नारा ही है नरेंद्र सरेंडर, और वो काफी अरसे से ये नारा लगा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी, जाहिर है नरेंद्र मोदी के कानों में जब ये नारा पड़ता होगा तो उनका खून सूख जाता होगा, गुस्से के मारे, झल्लाहट के मारे। और मनी मन ये भी सोचते होंगे कि कहाँ हम फंस गए। फंसे वो दरअसल कहाँ हैं, इस बात को देखना चाहिए। फंसे वो वहां पर हैं जहां पर मुकाम है डोनाल्ड ट्रंप का। जब डोनाल्ड ट्रंप के पहले शासनकाल के अंदर नरेंद्र मोदी ने उनसे यारी बनाई थी, दोस्ती बनाई थी नरेंद्र मोदी। उसके बाद में नरेंद्र मोदी ने सोचा कि ये आदमी दूसरा चुनाव भी जीतेगा, तो वो गए अमेरिका, हाउडी मोदी किया और उनका हाथ उठा के कहा, अब की बार ट्रंप सरकार। पहली बार एक देश के प्रधानमंत्री ने किसी दूसरे देश में जाकर वहां के राष्ट्राध्यक्ष, वहां के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का चुनाव प्रचार किया। और ये बात जब कितने बार मैं टीवी पे कह चुका हूं, और बीजेपी वाले इस बात को लेकर काफी चिढ़ जाते हैं, इस बात को लेकर, और तरह तरह के तर्क ढूंढ लाते हैं कि नहीं ये बात नहीं थी, वो बात नहीं थी, इस तरह की बात करते हैं। जाहिर है निर्लज्जता का चारों तरफ बोलबाला है। उनको समझ में नहीं आती कि वो आत्मसम्मान और निर्लज्जता, इन दोनों के बीच का अंतर ये सब लोग भूल चुके हैं। ये लोग सोचते हैं कि केवल टीवी के ऊपर कलाबाजियां खाने से उनका काम चल जाएगा, तिकड़म करने से उनका काम चल जाएगा। मीडिया पे कब्जा कर रखा है, इसलिए उनसे कोई जवाब सवाल नहीं करेगा। चूंकि उनसे जवाब सवाल नहीं होंगे, इसलिए पूरी तरीके से बहुत आसान है, जो मन में आए करके उसको निकल लेना। जनता के बीच में एंटी इनकम्बेंसी नहीं बढ़ेगी, एंटी इनकम्बेंसी बढ़ेगी तो कुछ टुकड़े फेंक देंगे, वगैरह वगैरह। इस प्रकार से पूरा पिछले 11 साल से ये लोग अपनी राजनीति को प्रबंधित कर रहे हैं। और हम जिस आधार पर कहते हैं कि व्यक्ति का आत्मसम्मान खतरे में है, हम पूछते हैं उसको शर्म आ रही है कि नहीं आ रही है, हैं? इन लोगों को उसका कोई इम्कान नहीं है, कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरीके से इनकी राजनीति चल रही है। जब तक ये चुनाव नहीं हारेंगे, सत्ता से च्युत नहीं होंगे, सत्ता से वंचित नहीं होंगे, तब तक हम लोगों को इसी प्रकार के नजारे देखने को मिलेंगे। जहां तक ईरान का सवाल है, ईरान के धर्मगुरु अयातुल्लाह खामेनी, जिनकी इजराइल ने 30 बंकर बस्टर बम डालकर उनकी हत्या कर दी,
वो केवल शियाओं के धर्मगुरु नहीं थे, वो उनका सुन्नी मुसलमानों के अंदर भी बहुत सम्मान था। इसलिए उनकी हत्या का सारी दुनिया के सुन्नी मुसलमानों को भी बहुत बुरा लगा है। और ये बीजेपी वाले इस बात को नहीं जानते कि बीजेपी को, क्योंकि उन्हें ध्यान नहीं है, वो तो मानते हैं कि हमें कोई मुसलमान वोट देता ही नहीं है। जबकि वस्तुस्थिति क्या है? वस्तुस्थिति ये है कि सारे देश में भारतीय जनता पार्टी के वोटों का जब हम लोग तखमीना लगाते हैं राष्ट्रीय स्तर पर सर्वेक्षण करके, तो हमें पता लगता है कि भाजपा को आमतौर पर 8% के आसपास मुसलमान वोट मिलते हैं सारे देश में। वो जो 8% के आसपास मुसलमान वोट हैं, उसमें से ज्यादातर वोट, 90% से ज्यादा वोट शियाओं के वोट हैं। और कुछ बरेलवी मुसलमानों के वोट हैं, होते तो सुन्नी हैं, लेकिन थोड़े से सजदा नशीन होते हैं, मजारों वगैरह में विश्वास करते हैं, इसलिए बाकी सुन्नी उन्हें उतना सुन्नी नहीं मानते, इतना सुन्नी उन्हें होना चाहिए। वो बरेलवी मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। अच्छा, अब इस घटना के बाद में ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका का हमला, उसके बाद में अयतुल्लाह खामनेई की हत्या, और प्रधानमंत्री द्वारा उसके विरुद्ध आज तक शोक व्यक्त न करना, आज तक प्रधानमंत्री ने उसके ऊपर शोक व्यक्त नहीं किया। जो ईरान के दूतावास में जो शोक पुस्तिका लिखी हुई थी, उसमें भारत के विदेश सचिव ने जाकर शोक संदेश लिखा है उसमें अपना। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने या भारत के राष्ट्रपति ने, जो उनके समकक्ष था, अयतुल्लाह खामनेई के समकक्ष था, वो राष्ट्राध्यक्ष भी थे ईरान के, इन लोगों ने शोक व्यक्त नहीं किया है। तो इसका पहला खामियाजा तो भारतीय जनता पार्टी को इस बार एक भी शिया इनको वोट नहीं देगा, एक भी बरेलवी मुसलमान इनको वोट नहीं देगा। मुसलमानों के जो 8% वोट मिलते थे वो उनको नहीं मिलेंगे। पहला उन्होंने चुनावी नुकसान अपनी इस घटिया किस्म की विदेश नीति के चक्कर में पहला तो उन्होंने ये कर लिया है, और अभी तक उन्हें इस चीज का एहसास नहीं हो पाया है, क्योंकि लगता है कि चुनाव तो बहुत दूर है। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश चुनाव में ही झटका लगेगा इन्हें कि उत्तर प्रदेश में अवध प्रांत में और लखनऊ में बहुत बड़े पैमाने पर शिया हैं। अब वो कैसे उनके वोट मैनेज करेंगे, जिस तरह से पिछली बार वोट मैनेज किए गए थे, वो मैं नहीं अभी बात करूंगा, उसके ऊपर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी जो कुल मिला के छवि बनाई थी, उस छवि का इस पूरी प्रक्रिया में सत्यानाश हो गया है। जहां तक ईरान, एक बार 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 नरेंद्र मोदी पे आता हूं, फिर बार बार ईरान जाता हूं, इसलिए क्योंकि इन दोनों के बीच में एक तुलनात्मक व्याख्या करना बहुत जरूरी है। जो शिया बिरादरी है मुसलमानों की, इसकी विशेषता यह है कि ये लोगों की कुर्बानी में बहुत आस्था है, क्योंकि हजरत इमाम हुसैन की जो कुर्बानी हुई थी ना, उसका शोक वो लोग हर साल मनाते हैं मुहर्रम के दौरान। कुर्बानी में बहुत आस्था है, तो कुर्बानी देने को वहां बहुत ऊंचा दर्जा वहां पर प्राप्त है। तो जो इमाम अयतुल्लाह खामनेई की कुर्बानी हुई, उसके बाद दूसरे तमाम ईरान जो इजराइल के और अमेरिका के हमलों में कुर्बानी अपनी दे रहे हैं, इस चीज से उन लोगों का जो संकल्प है उनसे लड़ने का, वो संकल्प कम नहीं होता, बल्कि वो संकल्प और ज्यादा उनका बढ़ता संकल्प है। और आज स्थिति क्या है, इस चीज को देखकर अमेरिका भी घबरा रहा है और इजराइल भी घबरा रहा है। इन लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि आप इस युद्ध को बंद कैसे करें। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से कहने लगे हैं कि वी हैव अचीव्ड इनफ, हमने पर्याप्त रूप से उपलब्धियां हासिल करनी है। जबकि मुख्य तौर पर उन्होंने दो कारण बताए थे। एक ये था कि ईरान में सत्ता का परिवर्तन, एक कारण ये बताया था। दूसरा कारण उन्होंने बताया था कि ईरान का जो एटॉमिक कार्यक्रम है, उस एटॉमिक कार्यक्रम को पूरी तरीके से खत्म करना। ये दावा वो जून में जो 12 दिन का हमला चला था उसमें भी कह चुके हैं। वो भी सब बातें उनकी गलत निकली। इस बार भी गलत बात करे। अब देखिए, सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ईरान में सत्ता में परिवर्तन नहीं हुआ। सत्ता में परिवर्तन का मतलब यह है क्या कि अयतुल्लाह खामनेई की शहादत हो गई तो उनके बेटे को उनकी जगह बैठा दिया गया। अगर इसको वो सत्ता परिवर्तन कहते हैं तो ये तो सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन ये सत्ता परिवर्तन वो सत्ता परिवर्तन नहीं है जिसके लिए उन्होंने युद्ध की शुरुआत की थी। तो मुझे लगता है और भी दूसरे डिफेंस जो प्रतिरक्षा विशेषज्ञ हैं उनको भी ये बात लग रही है, दूसरे राजनीतिक समीक्षकों को भी ये बात लग रही है
कि कल की तारीख से, गुजरे हुए दिन की तारीख से डोनाल्ड ट्रंप उस एग्जिट डोर को तलाश रहे हैं कि किस तरीके से इस युद्ध से निकला जाए। उनके सलाहकारों ने उनसे कह दिया कि अगर ज्यादा दिन तक युद्ध चला तो आप सारी दुनिया को एनर्जी के संकट में झोंक देंगे। अमेरिका को भी, अमेरिका में एनर्जी संकट तो नहीं आएगा क्योंकि अमेरिका अपनी जरूरत का सारा तेल अमेरिका के अंदर से ही पैदा कर लेता है, उसको बाहर से तेल आयात करने की जरूरत नहीं होती, वो तो खुद ही तेल का निर्यात भी तेल बेचने की भी कोशिश करता है अमेरिका। लेकिन बड़े पैमाने पर व्यापार का नुकसान होगा, महंगाई बढ़ेगी बड़े पैमाने पर, और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान होगा। ये नुकसान होना शुरू हो गया है, ये बता दिया है। और अमेरिका के जितने भी सहयोगी हैं, सहयोगी राष्ट्र हैं, उनमें भारत भी एक है, उनको भी बहुत बड़े पैमाने नुकसान हो रहा। कोई नहीं चाहता युद्ध जारी रहे। मेरे ख्याल से इस वक्त अगर कोई एक व्यक्ति अभी पूरी तरीके से युद्ध को बंद करने के बारे में नहीं सोच पाया है तो वो बेंजामिन नेतान्याहू है। उन्होंने अभी तक इस बात का संकेत नहीं दिया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह बोल रहे हैं उससे वो संकेत मिलने शुरू हो गए हैं कि वो युद्ध कैसे बंद किया जाए, कैसे एक इस तरह का फार्मूला निकाला जाए जिससे इज्जत बच जाए और ये दावा कर सकें कि हम जीत गए, उसका पूरी पेशबंदी करनी उन्होंने शुरू कर दी है। लोग तो यहां तक मानते हैं कि शायद 3 या 4 दिन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है कि अकेले ही युद्ध बंद करके बैठ जाए। इस बात की भी चिंता न करें कि बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध बंद किया है कि नहीं किया है, और इजराइल और ईरान अकेले ही युद्ध में रह जाएं। अब देखिए आज क्या हुआ। आज ईरान ने बहुत जम के तेल अवीव के ऊपर हमले किए। पहले क्या हो रहा था कि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो ईरान की बहुत सी मिसाइलों को या तो रोक लेता था, इंटरसेप्ट कर देता था, या वो रास्ते से भटक जाती थी। लेकिन धीरे धीरे ईरान ने इस प्रकार की प्रभावी मिसाइलें दागी हैं, क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया है। शायद इसमें निश्चित रूप से रूस की तरफ से और चीन की तरफ से उसको कुछ तकनीकी मदद भी प्राप्त हुई होगी कि उन्होंने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को, इसको आयरन डोम कहा जाता है, उसको बार बार उन्होंने वेदना शुरू कर दिया है। अब टीवी स्क्रीनों पर भी जो सीन पहले दिखाए जाते थे वो सीन भी धीरे धीरे करके बदल रहे हैं। अब वो सीन क्या बदल रहे हैं कि जो मुश्तबा खामनेई हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि जैसे चुने गए वैसे ही वो घायल भी हो गए एक हमले में, तो वो मुश्तबा खामनेई अपनी पगड़ी लगाए हुए और अपना काला चोगा पहने हुए वो ईरान के तेहरान के खंडरों के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। एआई से बनाई हुई तस्वीर है और नीचे लिखा हुआ है कि मैं घायल हूं इसलिए घातक हूं। नीचे लिखा हुआ आ रहा है, ये टीवी स्क्रीन का चित्र है, मैं घायल हूं इसलिए घातक हूं। इस प्रकार में टीवी स्क्रीन की भाषा भी बदल रही है क्योंकि लोगों को लग रहा है, और जब ईरान को लगा कि डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध से निकलने के लिए पतली गली तलाश रहे हैं, तभी ईरानियों ने जम के कहना शुरू किया कि युद्ध शुरू आपने किया था, खत्म हम करेंगे। ये हम तय करेंगे कि युद्ध कैसे और कब खत्म किया जाए, किन शर्तों पर किया जाए। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की ये शैली है, वो अपनी तरफ से कहने लगते हैं कि मैं अपनी शर्तों पे बात करूंगा, ये करूंगा, ईरान हमसे बात करने को तैयार है। इस प्रकार की बातें डोनाल्ड ट्रंप करने लगते हैं, लंबी फेंकते हैं, लंबी फेंकने लगते हैं, लेकिन वो ईरान के ऊपर उसका असर होने वाला नहीं है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने मेरे ख्याल से अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी गलती की है ईरान के ऊपर हमला करके। पिछली बार जब 12 दिन तक ईरान के ऊपर हमला चला था, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप ही हमले करने बंद कर दिए थे। इस बार तब तक वो बहुत सारी समस्याओं में नहीं फंसे थे। पिछले साल जून में किया था ना हमला, बहुत सारी समस्याओं में नहीं फंसे थे। उस वक्त इनको ये लगा था कि ईरान के अंदर ही चूंकि इस्लामिक सरकार बहुत अलोकप्रिय हो रही है तो उसके खिलाफ एक बगावत होगी, और उस बगावत के चलते ये सत्ता अपनी जगह से हिल जाएगी और हमें उसमें हस्तक्षेप करके अपने मन की सत्ता बनाने का मौका मिलेगा। बगावत हुई बहुत बड़ी और बहुत जबरदस्त बगावत हुई। खामनेई सरकार ने उस बगावत को बड़ी बेरहमी से कुचला, ये भी बात सही है। लोकतंत्र की मांग करने वाले आंदोलनकारियों को बहुत बड़े पैमाने पर उनको सताया गया और उनकी हत्याएं भी हुई, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया जिससे ईरान की जो सत्ता थी, जो अयातुल्लाहों की सत्ता थी, अयातुल्लाहों की सत्ता हिल जाती या उसका कोई विकल्प वहां पर खड़ा हो पाता। उसी वक्त अयातुल्लाहों के खिलाफ बगावत करने वाले लोग सोच रहे थे कि शायद अमेरिका अब हस्तक्षेप करेगा। अगर उस वक्त ही हस्तक्षेप करते जिस वक्त वो बगावत चल रही थी,
तो हो सकता है कि इनको कोई ओपनिंग मिलती वहां पर, लेकिन इन्होंने उस वक्त रणनीतिक रूप से हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा। ये सोचते रहे कि अंदर से ही कुछ बगावत बगावत हो, ऐसी हो जिससे अयातुल्लाहों की सत्ता हिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आज स्थिति यह है कि इन्होंने इतना जबरदस्त हमला किया, उस हमले की वजह से इनके खिलाफ जो बागी तत्व थे वो भी शांत हो गए, क्योंकि सोच रहे थे कि अब विदेशों से हमला हो रहा है, अब हम अंदर यहाँ से बगावत कैसे करें। इस चक्कर में वहां पर राष्ट्रवाद के नारे के तहत काफी एक तरह की अयातुल्लाहों से नाराजगी के बावजूद भी एक तरह की नाराजगी, एक तरह की एकता भी बनी। तो इस चक्कर में क्या हुआ है कि इजराइल और अमेरिका दोनों फंस गए। अच्छा, अब ईरान की सरकार को इस बात का और उसके रणनीतिकारों को पहले से अंदाजा था कि हमला होगा। वो दरअसल इंतजार कर रहे थे हमले का। वो जानते थे कि उनके पास कोई बहुत बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, वो जानते थे कि उनके पास एयर फोर्स भी नहीं है, और उन्होंने एयरफोर्स बनाई भी नहीं थी। जो शाह के जमाने के ही विमान थे पुराने किस्म के, उनमें कोई दम नहीं थी, उनको एयरफोर्स नहीं कहा सकता है। थल सेना उनके पास बहुत जबरदस्त है ईरानियों के पास, लेकिन वो जानते थे कि थल सेना का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि थल सेना जब हमला करेंगे तभी इस्तेमाल होगा। लेकिन उनके पास एक मिसाइल दागने का एक पूरा कार्यक्रम था, मिसाइलों के जरिए आक्रमण करने का और ड्रोन्स के जरिए आक्रमण करने का था। उन्होंने उसको सुरक्षित रखा, उन्होंने उसको मजबूत किया, और उन्होंने ये भी सब तय कर लिया कि हम कहां कहां दागेंगे इनको। सबसे पहले उन्होंने मिडिल ईस्ट में जहां जहां अमेरिका के अड्डे थे उन अड्डों के ऊपर जबरदस्त प्रहार किया। अमेरिका की जहां जहां पर बंदरगाहों पे बंदोबस्त थे उनके ऊपर उन्होंने प्रहार किया, और पूरी तरीके से मिडिल ईस्ट में अमेरिका की जो गतिविधियां थी उन गतिविधियों को लकवाग्रस्त कर दिया अपने हमलों से। फिर उन्होंने इजराइल के ऊपर जबरदस्त हमले करना शुरू किए। शुरू में उनके हमले उतने प्रभावी नहीं साबित हो पाए, लेकिन अब वो बात नहीं रही, अब उनके हमले वहां प्रभावी होने लगे। नेतन्याहू किसी बंकर में छिपे हुए, ये बात मैंने कल भी आपसे कही थी, और अभी तक नेतन्याहू प्रकट नहीं हुए हैं, उनको पब्लिक में नहीं देखा जा रहा है, वो कोई वक्तव्य वगैरह नहीं दे रहे हैं। तो जो पलड़ा पहले अमेरिका और इजराइल के पक्ष में झुका हुआ लग रहा था, मेरा अपना मानना यह है कि वो पलड़ा धीरे धीरे ईरान के पक्ष में काफी झुकता जा रहा है। परिस्थितियों ने काफी करवट ले ली है, और मैं ये मानता हूं कि अगर इसी तरीके से एक हफ्ते 10 दिन युद्ध और खिंच गया, जो ईरान आराम से खींच सकता है, तो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू दोनों को लेने के देने पड़ जाएंगे। अच्छा भाई जी, एक गलती और कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान के बैंकों पर हमला किया। ईरान ने कहा ये नहीं करना चाहिए था, हम तुम्हारे हर वाणिज्य प्रतिष्ठान पे करेंगे। बात तो यहाँ तक आगे चर्चा है कि अमेजॉन और गूगल के दफ्तरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई, व्हाइट हाउस पे गाड़ी बैरिकेडिंग तोड़ के अंदर घुसी। आज अमेरिका में बड़ा तहलका मचा हुआ है कि भाई एक डायलॉग था ना, घर में घुस के मारेंगे, तो अमेरिका को लग रहा है यहाँ कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि नाक कट जाए, मारने चले थे और हम मार गए। दूसरा, अमेरिका का एक ही फिदायीन का मतलब होता है कि जो अपनी जान कुर्बान करने के लिए जा रहा है। मतलब फिदायीनों की टोलियां जा सकती हैं, इन लोगों के ऊपर टेररिस्ट अटैक्स हो सकते हैं, हमले हो सकते हैं। भाई उनका मुल्क युद्ध में फंसा हुआ है, उनके ऊपर बम गिर रहे हैं, मिसाइलें गिर रही हैं, तो वो लोग जाके कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि ईरान में शांति हो और वो फिर कोई ऐसा हमला हो रहा हो। तो मामला बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो मध्य पूर्व के जो अमेरिका के मित्र देश हैं, अमेरिकी खेमे के देश हैं, उनके बैंकों के ऊपर भी हमला कर सकते हैं लोग। भाई एक तो ये है कि अमेरिका में हमला करने की वहां तक तो कोई मिसाइल नहीं जाएगी, वहां तक तो यही हो सकता है कि वही कोई गाड़ी घुस जाए, कोई बम लगा के आदमी घुस जाए वहां, वो सब अपने आप को कुर्बान कर दे और बाकी लोगों को भी मार दे वहां पे। वहां तो केवल यही गतिविधि हो सकती है, लेकिन यहाँ पे तो वो उनकी मिसाइलें हमला कर सकती हैं बैंकों के ऊपर। अपने प्राइम मिनिस्टर ठीक है, सब टेंशन को छोड़ के असम में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, है ना। दुनिया जाए, कहां से आती थी मस्ती मोदी जी को? भाई देखिए, मोदी जी ने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा कि वो 15 वर्ष तक इस देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। लेकिन उनकी किस्मत तेज है और उनको सत्ता में बने रहना आता है, सत्ता में बने रहने की कला में वो माहिर हैं। वो टेक्नोलॉजी उन्होंने गुजरात में जो विकसित की थी, उसी टेक्नोलॉजी को उन्होंने दिल्ली में आजमाया और वो अभी तक कामयाब हैं। विपक्ष की कमजोरियों ने भी उनकी बड़ी मदद की और लंबे अरसे तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर रही, गैर भाजपा दल सत्ता में काबिज रहे,
अटल बिहारी वाजपेयी का 6 साल को छोड़ के। तो भारत की पब्लिक में भी भूख थी कुछ कि भाई भाजपा को सत्ता में देखना चाहिए, तो भाजपा सत्ता में आई। अब देखिए भाजपा के लिए वक़्त करवट बदलेगा या नहीं बदलेगा, ये समय बताएगा। अच्छा, वो क्या हुआ नीतीश बाबू के लिए कोई जगह-वगह उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति कुछ लग रहा है? कोई संभावना नज़र आ रही है? अब क्या लग रहा है? कुछ नहीं, मुझे तो नहीं लगता कुछ बनाएँगे। मेरा अपना आकलन ये है कुछ भी नहीं बनाएँगे उनको। वो ऐसे एमपी रह रहे हैं। राज्यसभा सदस्य रहेंगे और ज़्यादातर समय उनका बिहार में गुज़रेगा। बहुत समय तक तो राज्यसभा के सत्र भी नहीं होते, तो ज़्यादातर समय उनका बिहार में गुज़रेगा और वहाँ वो अपनी बेटे की राजनीति को मजबूत करने के लिए उसको सलाह-मशविरा देंगे ताकि जनता दल यूनाइटेड बना रहे और बिहार की राजनीति में अपनी भूमिका निभाता रहे। बेटे भाजपा की भा शक्ल भा तो बड़ी बेटे की वीडियो बड़ी अजीब सी आई, ऐसा लगा कोई ड्रग्स लेके बाद में बैठा झूमता जामता ऐसा रहता। बड़ी खैर खराब वीडियो लग रही। मैं ये तो नहीं कहूँगा, हम लोगों को ऐसा कहने से परहेज़ भी करना चाहिए, वो मैं राजनीति में शक्ल आए हैं। बता रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ डर लिए हाँ, होगा, लेकिन लग रहे थे वैसे हाँ, झूम रहे थे हाँ, यूँ करके। मतलब उनका जो उनकी जो देह भाषा है, वो एक राजनेता ऐसी चुस्त-दुरुस्त देह भाषा नहीं है, ये सही बात है। ये जैसे नेता लोग होते हैं ना, जर्राक-बुर्राक, एक्टिव। कलफ लगा कुर्ता पहने हुए वगैरह, तो उस प्रकार की उनकी देह भाषा नहीं है। धीरे-धीरे करके वो सीखेंगे कि राजनीति में अपने आप को पेश करने के तौर तरीके क्या होते हैं। उन्हें तो और काफ़ी नीतीश लंबा बाबू समय लगेगा सीखने में, क्योंकि जिंदगी और नीतीश बाबू जो नीतीश कुमार के जब अच्छे दिन थे, बहुत जब उनका स्वास्थ्य वगैरह ठीक होता था, तो उस वक़्त तो राजनीति से वो बिल्कुल बाहर रहे, उनका नाम भी नहीं कभी सुना गया आखिरी दौर को छोड़ के। तो नीतीश बाबू जिंदगी भर जिस परिवारवाद को गाली देते रहे और आखिर में आके वो इसी परिवारवाद को गले लगा लिया। वो तो ज़ाहिर है, वो तो इससे बड़ा परिवारवाद क्या हो सकता है, जो नीतीश कुमार अपना रहे हैं और दूसरे आप इनको देखिए भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस के परिवारवाद को लगातार वो कहते रहते हैं, कांग्रेस वाले परिवारवादी हैं, वंशवादी हैं, अब क्या बचा है उनमें सब? वो नीतीश कुमार वो नीतीश कुमार का रिटायरमेंट दरअसल नीतीश कुमार के परिवारवाद के आधार पे हुआ है रिटायरमेंट। नीतीश कुमार ने जैसे अवकाश ग्रहण किया है, वो उनके परिवारवाद के आधार पे ही और भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन कर रही है। गजब 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 राजनीति है, गजब कहानियां हैं। और दूसरा, उत्तर प्रदेश में बड़ा अच्छा काम हो गया। जो क्या? लोग एपिस्टीन फाइल के दोषियों के दोस्त थे, हुँ, जो लोग नन्ही नन्ही बच्चियों का यौन शोषण कर रहे थे, उनको अपना दोस्त बता रहे थे, उनकी हुँ, सरकार ने एक महान कार्य किया है। एक हुँ। बलात्कारी को राम मंदिर में वीवीआईपी दर्शन की तरह घुमाया गया आशाराम बाबू को। यानी अच्छा, कितने अच्छा। बड़े महान आदमी करके आए हैं, उनको सिक्योरिटी देकर जाते शंकराचार्य गुजरते हैं, उस हुँ, मार्ग से ले गए, इधर गनारो उधर गनारो, आशाराम चल रहा था। हुँ, एक हुँ। बला ये क्या पार्टी बलात्कारियों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखती है? इसको लगता है ये अपने भाई बंधु हैं क्या? क्यों ऐसा? आशाराम को देखिए, क्या मतलब? भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का पर्यायवाची अगर हमसे पूछा जाए तो क्या है? वो पर्यायवाची है निर्लज्जता। मैं बार-बार कहता हूँ, भाजपा की राजनीति का पर्यायवाची है निर्लज्जता। आप ये देखिए कि जो गुरमीत राम रहीम है, वो एक पत्रकार की हत्या में जेल में था। वो बलात्कार में भी जेल में था, हैं? अब कितने बार हाई कोर्ट का जो हत्या से छोड़ने का फैसला तो उसका अभी आया है, हुँ? कितने बार इसको जेल से निकाला गया और कुछ भी आप कहते रहिए, भाजपा पे इसको कोई असर नहीं पड़ता, चुनाव से ठीक पहले करते रहिए। अच्छा, जितने भी इस प्रकार के गुरु हैं, तथाकथित गुरु हैं, इन गुरुओं की जो अनुयायी होते हैं, तो भाजपा ये मानती है कि भई इनके पास वोट है। ये लोग कह देंगे तो उनको वोट हमको मिल सकता है। भाजपा को केवल इससे मतलब है और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। अच्छा, जो भाजपा का तथाकथित संत समाज है, इस संत समाज का बार-बार कहना है कि गुरुओं को बदनाम किया जा रहा है। जब गुरमीत राम रहीम को सज़ा हुई, आसाराम को सज़ा हुई, ये सारी सज़ाएँ वग़ैरह हुईं और इनके बारे में मीडिया में जो तरह-तरह की बातें कही गईं, आलोचनाएँ की गईं, तो इसको संत समाज को पसंद नहीं आया। संत समाज ने कहा है कि ये गुरुओं का नाम खराब किया जा रहा है इस तरीके से। कोई ज़्यादा ऐसी ख़ास बात नहीं है ये। और वो तमाम लोग जो है हिंदुत्व के समर्थक हैं और टीवी पर हिंदुत्व के पक्ष में कलाबाजियाँ खाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का दूसरा नाम ही निर्लज्जता है। सही बात है। बहुत-बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतनी बातचीत की। थैंक यू सर। ये थे अभय दुबे जी, और क्या शानदार बोलते हैं अभय दुबे जी। आप भी सहमत होंगे कि कितना बढ़िया विश्लेषण किया उन्होंने।
अगर आपको पसंद आया तो एक प्यार भरा कमेंट करिएगा, हौसला बढ़ेगा मेरा और अभय जी दोनों का। चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।